चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गूगल क्लाउड का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। गूगल क्लाउड का लेक्चर नंबर 1 पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गूगल क्लाउड डाटा सेंटर आर्किटेक्चर। ठीक है। गूगल क्लाउड डाटा सेंटर आर्किटेक्चर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, ये आर्किटेक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जब तक आपको अगर आर्किटेक्चर क्लियर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप आधा अधूरा रह जाएंगे। अगर आपने सारी सर्विसेज सीख भी ली मान लो, और आर्किटेक्चर क्लियर नहीं है तो बहुत कंफ्यूज होता है ना। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर में हम लोग ये चीजें सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये चीजें सीखेंगे कि ये जो हमें गूगल क्लाउड वाले, एडब्ल्यूएस वाले, माइक्रोसॉफ्ट एजोर वाले और अदर भी क्लाउड प्रोवाइडर मार्केट में अवेलेबल हैं, ये लोग जो हमें सर्विसेज देते हैं बैकएंड में क्या ऐसा कर रहे होते हैं, है ना। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज अगर आप समझ जाओगे तो आपको जड़ पता लग जाएगी, और जड़ पता लग जाएगी तो आपको तो आप फिर बोलोगे ये तो बच्चों का खेल है, चल भाई सर्विसेज के बारे में अवेयर होना है बस, बाकी सारी चीजें क्लियर है। तो इसको समझने के लिए ऐसे सोचो कि मान लो आप भी क्लाउड प्रोवाइडर बनना चाहते हो, गूगल क्लाउड की तरह, एडब्ल्यूएस की तरह या एजोर की तरह। कैसे बनोगे? मान लो मैं क्लाउड प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ, कैसे बनूंगा? ऐसे बन सकता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है? एक लैपटॉप है। ये मेरे पास एक लैपटॉप है। अब मान लो मेरे लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन है, मेरे लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये मान लो 1 TB की हार्ड डिस्क है, ठीक है, और 16 GB रैम है, और इसमें 8 कोर का CPU है, ठीक है। ऐसा मान लो। अब इस लैपटॉप में जो हार्डवेयर है, अच्छी खासी हार्डवेयर है। आप देखें तो एक 1 TB की हार्ड डिस्क, 16 GB रैम, 8 कोर का CPU है। तो इस लैपटॉप को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ? या तो ऐसे कर सकता हूँ कि मैं विंडो 10 डाल दूं और यूज करूं। लेकिन जब मैं इसमें विंडो 10 डाल के यूज करूंगा तो आप अगर देखें तो क्या 1 TB हार्ड ड्राइव में यूज कर पा रहा हूं? नहीं। ज्यादा से ज्यादा मेरा विंडो लोड होने में 8 से 10 GB का हार्ड ड्राइव लिया होगा। थोड़ा और एप्लीकेशन डाल दूंगा तो 4 GB और ले लिया होगा। कुछ और गेम सेम डाला हूं, कुछ डेटा फेटा भी रखा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 100 GB यूज कर रहा होगा हार्ड ड्राइव, से ज्यादा तो नहीं कर रहा होगा। ऐसे रैम के बारे में देखें तो रैम पता लगता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 3 GB या 4 GB तक रैम यूटिलाइज कर रहा हूं, है ना। सीपीयू देखूं तो पता लगता है 1 कोर सीपीयू यूज कर रहा था मैं। तो जितना मैं यूटिलाइज कर रहा था वो तो समझ में आती है, लेकिन जो नहीं यूज कर रहा हो तो कहीं ना कहीं वेस्ट ही है। अब आप बोलोगे सर फ्यूचर में यूज कर लेना, तो पता लगता है कि 2 साल के बाद अगर मुझे इतनी यूटिलाइजेशन कर पाता हूं और पता लगता है कि ये लैपटॉप का तो मॉडल ही पुराना हो गया, है ना। तो यहां पर मैं एक तरीका अपना सकता हूं। क्या अपना सकता हूं कि इस लैपटॉप के ऊपर सबसे पहले हाइपरवाइजर डालूं। हाइपरवाइजर आप लोगों को पता होगा, VMware भी अपना एक हाइपरवाइजर है, ऐसे ओपन स्टैक भी हाइपरवाइजर आता है, ऐसे अन नंबर ऑफ बहुत सारे हाइपरवाइजर हैं। तो ये जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं, चाहे गूगल क्लाउड वाले हों, चाहे AWS वाले हों, चाहे एजोर वाले हों, ये लोग क्या करते हैं कि अपने हार्डवेयर पे डायरेक्ट OS को ना इंस्टॉल करके पहले उसके ऊपर हाइपरवाइजर डाल देते हैं। और आप लोगों को अगर थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हाइपरवाइजर डालने के बाद आप अपने फिजिकल हार्डवेयर को ऐसा वर्चुअली डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वर्चुअली डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग बांट सकते हो। कैसे? 1 TB हार्ड ड्राइव को आप फिर वर्चुअली डिवाइड कर सकते हो, है ना, 10-10 GB में, 20-20 GB में। 16 GB रैम को वर्चुअली डिवाइड कर सकते हो, 1-1 GB, है ना। 8 कोर का CPU है, इसको मिली कोर में डिवाइड कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो ना। तो मैंने इसके ऊपर हाइपरवाइजर डाला। ऐसे ही ये क्लाउड प्रोवाइडर भी अपने हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर डालते हैं।
हाइपरवाइजर डालने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे वर्चुअल मशीन तैयार कर लेते हैं। ये छोटे छोटे वर्चुअल मशीन, ये छोटे छोटे वर्चुअल मशीन, इन वर्चुअल मशीन को रेडी कर लेते हैं। और इन वर्चुअल मशीन को रेडी करने के बाद इस पे अपना 1-1 GB रैम दे दिया, 20-20 GB हार्ड ड्राइव प्रोवाइड कर दिया, है ना, एक एक कोर का सीपीयू दे दिया। ठीक है, सीपीयू देने के बाद यहाँ पर बना बनाया इनके पास अपना प्लेटफॉर्म पे इमेज रख देते हैं, विंडो लिनक्स की इमेज, उबंटू की इमेज, ऐसी इमेज रख देते हैं। बनी बनाई इमेज टेम्पलेट रहती है इनके पास। ठीक है, और यहाँ पर अपना एक ईआरपी बेस एप्लीकेशन डिज़ाइन करके ये पूरा डैशबोर्ड तैयार कर देते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड तैयार करने के बाद यहाँ पर उन्होंने अपना एक कस्टमर से कनेक्शन बना के रखने के लिए अपना यहाँ पर एक वेब सर्वर जैसा कुछ लगा दिया इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, मार्केट से डोमेन बाय कर लिया, डोमेन में रजिस्टर्ड कर लिया। मान लो डोमेन बाय किया इस नाम का cloudknowledge.com लिया। cloudknowledge.com मान ले लिया। ठीक है, डीएनएस में जाके ऐसे एंट्री कर ली उन्होंने www. cloudknowledge.com। ठीक है, ये रिकॉर्ड ऐसे डाल दिया। ये तो मैं काइंड ऑफ एक एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ समझने के लिए। वेब सर्वर का आईपी एड्रेस ऐसे पॉइंट कर दिया। ठीक है, हालांकि उनके तो बहुत सारे सर्वर होते होंगे, ये मैं काइंड ऑफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे। और ये जो डोमेन है ये एज अ पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया इन्होंने, ये पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया। ठीक है ना, और फिर मार्केटिंग कर दी। मार्केटिंग करके अपने कस्टमर को बोल दिया कि जैसे ये कस्टमर बैठा हुआ है, बहुत सारे कस्टमर है, SCL है, विप्रो है, TCS है। ये कस्टमर को बोला कि हमने एक क्लाउड बना दिया है, हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप इंटरनेट में जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए www.cloudknowledge.com में जाइए, वहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड खुल के आएगा, है ना। उस डैशबोर्ड के अंदर जाने के लिए आपको एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के आईडी पासवर्ड क्रिएट करवा लिया। ठीक है, बिलिंग के लिए आपका बिलिंग मेथड ऐड करवा लिया। ठीक है, फिर आपको भी एक डैशबोर्ड मिल जाता है ऐसे। और बोला कि इस डैशबोर्ड में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा दिया। ये छोटे छोटे वर्चुअल मशीन्स हैं, 1 GB 2 GB हार्ड ड्राइव, सारी चीज आपको दिखाई दे रही है, सब कुछ पूरी सर्विसेज दे रही है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ वर्चुअल मशीन का एग्जांपल लिया। ये लोग जब तैयार करते हैं डेटा सेंटर तो हर चीज वर्चुअलाइज कर देते हैं, लोड बैलेंसर से लेकर नेटवर्क, राउटर, सब कुछ दिखाई देने लगा। और बोलने लगे कि आपको जितनी चीजें चाहिए फ्यू क्लिक करके आप उसको ले लीजिए और उसमें अपनी सर्विस इंस्टॉल करके आप उसे अपना जो भी बिजनेस करना चाहते हैं VM यहाँ से लीजिए, अपना एप्लीकेशन डाल के करिए। क्लियर? तो इस तरीके से ये लोग पूरा का पूरा काम करते हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ पर एक छोटा सा एनवायरनमेंट, मैंने एक लैपटॉप रखा है, इनके बैकएंड में हजारों लैपटॉप होंगे, हजारों हार्डवेयर होंगे, हजारों GB के रैम होंगे, हजारों कोर के CPU होंगे, हजारों, बस कैपेसिटी बढ़ जाती है, बस हो गया। कैपेसिटी बढ़ा के हर हार्डवेयर को एक साथ कनेक्ट करके वर्चुअलाइज कर देते हैं। ऊपर ERP बेस एप्लीकेशन डाल दिए उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए, है ना। और कोडिंग वोडिंग कर दिया उन्होंने, हार्डवेयर के साथ इंस्ट्रक्शन बना के रखने के लिए आपको डैशबोर्ड दे दिया। इस तरीके से मॉनिटरिंग टीम रख दिया, पूरा फिजिकल बिल्डिंग में सब कुछ रख दिया, बन गया। बट क्या आप ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपके पास पैसे होना चाहिए, है ना। अगर मैं एक लैपटॉप की एग्जांपल करूं तो अगर मैं ये चीज इंप्लीमेंट, अगर मुझे हाइपरवाइजर की नॉलेज है ना, अगर मुझे ओपन स्टैक आता है, अगर मुझे VMware आता है और भी अदर हाइपरवाइजर्स हैं, अगर मुझे ये सारी चीजें आती हैं तो मैं एक लैपटॉप के ऊपर चीजें इंप्लीमेंट करके सेल्फ टेस्टिंग कर सकता हूं, ऐसा सब कुछ। लेकिन समस्या ये आएगी कि ठीक है, एक लैपटॉप के ऊपर मैंने करके लोगों को देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि मान लो ये लैपटॉप जो है, ये लैपटॉप मेरा इंडिया में है ना, इंडिया में दिल्ली लोकेशन पे, और मैंने कस्टमर को बोला ठीक है मैंने ये चीज मैं प्रोवाइड करता हूँ, और एक कस्टमर आ भी गया और उसने मेरे वेबसाइट के थ्रू मेरे मेरे बैकएंड हार्डवेयर तक आके एक वर्चुअल मशीन क्रिएट भी कर ली, मान लीजिए 4 GB की। कल को अगर वो कस्टमर मेरे से ये बोलता है कि मुझे ना 4 GB की जगह मुझे
32 GB का वर्चुअल मशीन चाहिए, तो समस्या ये आती है कि क्या मैं उसे दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे बैकएंड में ही 16 GB की टोटल हार्डवेयर है, तो मैं नहीं दे सकता, तो मुझे उसे मना करना पड़ेगा, या फिर ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे अपना हार्डवेयर बड़ा करना पड़ेगा। हार्डवेयर बड़ा करने के लिए पैसे चाहिए, बात पैसे पे आके अटक जाती है पूरी की पूरी, है ना। चलो ठीक है, मैंने हार्डवेयर बड़ा कर लिया और प्रोवाइड कर दिया, कल को ऐसा होता है कि जो मेरा कस्टमर था वो मेरा कस्टमर अमेरिका चला जाता है, और अमेरिका से फिर वो मेरे वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर रहा होता है, तो बहुत हाई लेटेंसी आती है। क्यों? क्योंकि लैपटॉप दिल्ली में है, बंदा अमेरिका चला गया, लेटेंसी तो आएगी। तो बोलेगा, बोलता है क्या यार बहुत स्लो एक्सेस हो रही है, दिल्ली में था तो अच्छा एक्सेस होता था। क्या सोल्यूशन है इसका? इसका सोल्यूशन ये है कि मैं ऐसा एक हार्डवेयर अमेरिका में भी लगा दूं, और मैं उस ऐसी सिस्टम प्रोवाइड करूं कस्टमर को कि जब बंदा अमेरिका जाए तो उसको अमेरिका के डेटा सेंटर से रिस्पॉन्स होने लग जाए, अमेरिका के हार्डवेयर से। पैसा चाहिए इसके लिए भी, अमेरिका में बिल्डिंग चाहिए, पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, है ना। कल को बंदा बोलता है कि आप तो सिर्फ कंप्यूटर की सर्विस दे रहे हो, मुझे लोड बैलेंसर भी दे दो, मुझे नेटवर्क भी दे दो, मुझे फायरवॉल भी दे दो, तो मैं तो उससे क्या बोलूंगा, मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं बैकएंड में। समझ आ रही बात? समझ में आ रही? लेकिन जब अगर हम बात करते हैं गूगल कंपनी की, जब हम बात करते हैं एडब्ल्यूएस कंपनी की, जब हम बात करते हैं आइजोर माइक्रोसॉफ्ट की, तो ये लोग इतने पैसे वाले हैं ना, पूरा फिजिकल इंप्लीमेंट करके रखे हुए हैं, तो दिक्कत नहीं आती है। क्लियर? समझ आ गई यहाँ पे बात? चलो, अब हमें ये बात समझना है कि गूगल कंपनी का जो डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर था, वो तो आपको लगभग हल्का फुल्का ये चीजें। एक मिनट रुकना दोस्तों, ने कॉल आ रहा है, उसको पिक कर लो, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सॉरी। तो हम लोग समझते हैं, ये तो हमने समझ में आ गई कि भाई बैकएंड में होता क्या है ना, इस तरीके से हार्डवेयर के ऊपर किया जाता है। बस ये है कि हार्डवेयर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब बात ये समझते हैं कि गूगल कंपनी इतना बड़ा सेटअप लगाने के लिए कौन कौन सी कंट्री में इनके डेटा सेंटर हैं, है ना। एक वर्ड आपने और सुना है, जोन। जोन वर्ड क्या होता है, ठीक है। रीजन वर्ड क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे हम लोग इस वीडियो में। हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एज आर्किटेक्चर के तौर पे। देखो, जब गूगल क्लाउड वाला हो या एजोर वाला हो या एडब्ल्यूएस वाला हो, जब ये लोग कोई नया रीजन लॉन्च करने जाते हैं तो उसको किस तरीके से करते हैं, ये चीज समझाता हूं। देखो, मान लो गूगल कंपनी का प्लान है कि दिल्ली में तो इनके रीजन है ही है, मान लो इनका प्लान है कि हम नोएडा में एक रीजन तैयार करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? ये लोग क्या करेंगे, नोएडा में सबसे पहले एक बड़ी सी बिल्डिंग लेंगे। बड़ी बिल्डिंग होगी, छोटा सा बना रहा हूं, बड़ी बिल्डिंग होगी। इस बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारे हार्डवेयर रखे जाएंगे, है ना, और पूरा डेटा सेंटर तैयार कर देंगे। पूरा डेटा सेंटर तैयार करने के बाद अभी भी रुकेंगे नहीं, ठीक है। उसी बिल्डिंग में, जैसे उसी बिल्डिंग में उनका एक दूसरा ब्लॉक होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बिल्डिंग ये, दूसरी बिल्डिंग ये, दूसरी बिल्डिंग में भी डेटा सेंटर लगा लिया। या कोई बड़ी बिल्डिंग है तो वहां पे फ्लोर है, तो एक फ्लोर में एक, दो फ्लोर में ऐसे कर लेंगे। हालांकि ज्यादातर बिल्डिंग ही अलग करके चलते हैं ये लोग। एक बिल्डिंग में एक डेटा सेंटर, बहुत सारे हार्डवेयर, हजारों अरबों मान लो। दूसरी बिल्डिंग, बहुत सारे हार्डवेयर, है ना। मतलब एक डेटा सेंटर, दो डेटा सेंटर, ऐसे समझ, ठीक है। अब तीसरी बिल्डिंग, तीन डेटा सेंटर, ठीक है। ऐसे ही जाते जाएंगे जाते जाएंगे, इन वो अपनी सिस्टम के तौर पे चलेंगे। मिनिमम दो रहेंगे ही रहेंगे, मैक्सिमम अप टू तक ये लोग जाते हैं। उसके बाद एक डेटा सेंटर को दूसरे डेटा सेंटर से कनेक्ट कर देंगे, दूसरे को तीसरे से कर देंगे। उसके बाद तीनों डेटा सेंटर को एक बाउंड्री के अंदर रख देंगे, और फिर उसके बाद इसको बोलेंगे ये हमारा जोन 1 है। क्या बोलेंगे? ये हमारा जोन 1 है, ठीक है। अभी इनका पूरा काम नहीं हुआ, अब ये क्या करेंगे, जैसे मान लो नोएडा के एक लोकेशन में लगाया, अब नोएडा के दूसरी लोकेशन में चले जाएंगे, 10 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर। वहां भी सेम काम करेंगे, एक बिल्डिंग में एक लगाएंगे, दूसरी बिल्डिंग में दो लगाएंगे, तीसरी बिल्डिंग में तीसरा डेटा सेंटर लगाएंगे, ठीक है। एक डेटा सेंटर को दूसरे से कनेक्ट करेंगे, दूसरे को तीसरे से ऐसे कनेक्ट कर देंगे आपस में,
ये हो गया डेटा सेंटर 1, ये हो गया डेटा सेंटर 2, ये हो गया डेटा सेंटर 3। ठीक है, और इसको बोल देंगे हमारा ये जोन 2 हो गया। अभी भी कंप्लीट इनका वर्क नहीं हुआ, फिर एक और लोकेशन में चले जाएंगे 10 किलोमीटर दूर, वहां पे भी अलग अलग डेटा सेंटर लगाएंगे अलग अलग बिल्डिंग में। ये हो गया 1 डेटा सेंटर, ये हो गया 2 डेटा सेंटर, ये हो गया 3 डेटा सेंटर। ठीक है, ये हो गया इनका तीसरा जोन, जोन नंबर 3। उसके बाद क्या करेंगे, जोन 3 को जोन 2 से कनेक्ट कर देंगे, जोन 1 को 2 से, तीनों जोन आपस में कनेक्ट कर देंगे। फिर तीनों जोन को एक बाउंड्री में डाल देंगे और उसके बाद बोलेंगे ये हमारा बन गया रीजन 1 जो नोड एलोकेशन में अवेलेबल है। ठीक है, रीजन 1 जो हमारा नोडा लोकेशन में अवेलेबल है। फिर पब्लिश कर देंगे कि हमारे पास एक और रीजन आ गया नोडा। अब ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, इस चीज को भी समझना इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, जैसे आप गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे गए, आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई या कोई भी सर्विस बना रहे हो, तो आप रीजन चूज करते हो। मान लो आपने रीजन नोडा चूज किया, रीजन चूज किया आपने, रीजन के बाद फिर आपको जोन भी चूज करना पड़ता है, कौन सी जोन में आप बनाने जा रहे हो। मान लो मैंने जोन 1 चूज किया, तो मेरा वो वर्चुअल मशीन जो होगा ना जोन 1 के डेटा सेंटर में जाएगा। अब जोन 1 के कौन से डेटा सेंटर में जाएगा ये चीज आपको नहीं बताई जाती है ना, जोन भी आपको नियरेस्ट पड़ रहा है उस पर चला जाता है। मान लो आपका जोन 1 के 1 नंबर डेटा सेंटर में गया, ठीक है, आपकी वर्चुअल मशीन। तो अब ये लोग क्या करेंगे, इस डेटा सेंटर में गया तो ये लोग क्या करेंगे, आपके डेटा की ना रेप्लीकेशन करेंगे अपने एंड से, तीनों में, दूसरे वाले में भी तीसरे वाले में, जिससे कि कल को इनका एक डेटा सेंटर क्रैश हो जाए तो आपको रिकवरी प्रोवाइड कर दें 2 के से या 3 से निकाल के। इसलिए ऐसा लोग करते हैं। लेकिन अगली बात ये, मान लो कल को जोन 1 ही क्रैश हो गया तो ये लोग आपसे कहते हैं कि ठीक है अगर जोन 1 क्रैश हो जाता है तो अब क्या आपको ये डेटा की रिकवरी देंगे, बात ही आती है। तो ये लोग बोलते हैं बिल्कुल हम डेटा की रिकवरी देंगे, लेकिन उस केस में ऐसा होगा कि जब आप अपनी वर्चुअल मशीन बना रहे होगे, ठीक है, या अपनी सर्विस बना रहे होगे, तो आपने रीजन चूज किया, रीजन के बाद आपने जोन चूज किया। तो जब आपने जोन चूज किया, जोन 1 चूज किया, तो जोन 1 के एक डेटा सेंटर में तो आपकी सर्विस चली गई, बाकी के 2 में मैंने रेप्लीकेशन कर दी। तो अगर जोन 1 का एक डेटा सेंटर क्रैश होता है जिस पे आपका सर्विस था, तो मैं तो आपको रिकवरी ऐसे ही दे दूंगा 1 या 2 के साथ। लेकिन अगर पूरा जोन चला जाता है तो उस केस में मैं आपको रिकवरी तब दूंगा जब आपने क्रॉस जोन रेप्लीकेशंस अलाउ कर रखा होगा। मतलब आपसे ये लोग पूछते हैं कि आपकी सर्विस जोन 1 पे है, क्या आप इसकी रेप्लीकेशन क्रॉस दी जोन करवाना चाहते हो। आपने अगर अलाउ कर रखा है तो उसके तो पेमेंट लेते हैं, अगर कर रखा है तो आपको रिकवरी मिल जाएगी, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी सर्विस बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल वर्चुअल मशीन बना रहा हूं, तो आप लोग क्रॉस जोन कर रही है अप्लाई, कंपनी पैसे देगी। लेकिन आप एज अ टेस्टिंग पर्पज पे कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, डिपेंड करता है आपकी नीड। ठीक है, समझ आ गई। तो अगर जोन 1 क्रैश होगा तो डेटा आपको मिल जाएगा, किस केस में, अगर क्रॉस जोन रेप्लीकेशन अलाउ किया है तो, नहीं किया तो नहीं मिलेगी। यहीं पे इंटरव्यूअर आपसे फंसा लेते हैं। ठीक है, चल अब बात ठीक लगती है। लेकिन अगर मान लीजिए नोएडा का पूरा रीजन ही क्रैश हो गया, फ्लड आ गया, कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो मिलेगा। तो उस केस में ये लोग बोलते हैं कि आपको मैं ऐसी फैसिलिटी भी देता हूं कि आप क्रॉस रीजन भी रेप्लीकेशन करा सकते हैं। क्रॉस रीजन मतलब आप अपनी सर्विस को चाहो तो बता सकते हो कि मेरी सर्विस नोएडा पे अवेलेबल है, मैं इसकी रेप्लीकेशन दिल्ली के रीजन के साथ करवाना चाहता हूं या और भी अदर के साथ कराना चाहता हूं, उसके चार्ज लगेंगे। अगर ऐसा आपने ले रखा है तो बिल्कुल मिलेगा, नहीं ले रखा तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये लोग साफ बोल के चलते हैं भाई सारी फैसिलिटी दे रहे हैं बट कॉस्ट है। तो आपको लगता है बहुत क्रिटिकल है तो कंपनी कराती है, टेस्टिंग के लिए आप कर रहे हो तो नहीं करते हो। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे।
क्लियर है यहां पर? तो ये है इनका इस तरीके से आर्किटेक्चर। अब हम देखते हैं कि गूगल क्लाउड में कितने रीजन है और कितने जोन है, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो आप यहां पे आ जाएं चुपचाप से। नेट नहीं चल रहा, एक मिनट, मैं अपना आईपैड का हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे लिखा गूगल क्लाउड रीजन एंड जोन। आप देखो यहाँ पर कितने रीजन हैं और कितने जोन हैं। देखो 29 रीजन, 88 जोन्स, देख सकते हो पूरा मैप के थ्रू भी। हाँ, एक चीज बता दूं कि आप जब AWS सीख रहे होगे, है ना, एजोर भी सीखे थे, तो एजोर के एक रीजन में मिनिमम 2 जोन होते थे, लेकिन गूगल क्लाउड में एक रीजन में मिनिमम 3 जोन है। समझ में आएगी? 3 जोन, 3 से ज्यादा भी है बट मिनिमम 3 है, ये बात ध्यान रखना, ये भी इंटरव्यूअर फंसा लेते हैं। दूसरी चीज ये बता दूं कि ये लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, सारी सर्विसेज सारे रीजन में अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है ना, देख सकते हैं जैसे कि ये कंप्यूट की सर्विस हर रीजन में अवेलेबल है, यहां से आप देख सकते हैं हर रीजन में अवेलेबल है। लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी, जैसे ये देखिए, ये एक ऐसी सर्विस है जो इस रीजन में अवेलेबल नहीं है, देख सकते हैं। नीचे आ जाए ऐसे, को मिल जाएंगे बहुत से। जैसे ये देखें, ये देखो, नहीं है ना ये फलाना सर्विस। तो होता क्या है कि जब भी कोई नई सर्विस आती है ना, तो डिपेंड करता है कि भाई ये लोग फर्स्ट प्रियोरिटी कौन से रीजन को दे रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए ये भी देखा जाता है ना कि कस्टमर कहाँ पे जाता है। मान लो इन्होंने, इनकी कोई एक नई सर्विस आई कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की, मान लो ये तो इनके पास पहले से ही है, ऐसे मान लो नई नई आई है, तो सबसे पहले इनका जो फर्स्ट प्रियोरिटी रीजन है अमेरिका का रीजन है मान लो, तो ये अमेरिका के रीजन में सबसे पहले सर्विस देंगे, कस्टमर वहीं पे ज्यादा है ना। दिल्ली में, दिल्ली के रीजन में कस्टमर है ही नहीं, तो दिल्ली के रीजन में नहीं दे रहे हैं, बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, तो ऐसा होता है। बट ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपने पूरा डेटा सेंटर दिल्ली के रीजन में लगा रखा है, आपको एक पर्टिकुलर सर्विस अमेरिका के रीजन में अवेलेबल है, वो आपको चाहिए, तो आप वहां क्रिएट करके उसको आपस में लिंकअप करके यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं सोचना। क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं? चल ठीक है, ये देखो यहाँ से पूरा आप थोड़ा सा इसको ब्राउज करो चीजों को, ये पूरा वेबसाइट को ब्राउज करो तो क्लियर होगा, है ना। और ऐसे भी दिखा सकता हूँ आपको, देखो ये गूगल क्लाउड का डैशबोर्ड है। हालांकि आपको अगले वीडियो में मैं पूरा अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, अभी सिर्फ ये देखो कि यहाँ से भी देख सकते हो आप, देखो कितने रीजन है, यहाँ से भी देख सकते हो। ये मैं वर्चुअल मशीन बना, डैशबोर्ड है वहां से निकाल के लाया। हालांकि इस डैशबोर्ड में ज्यादा फोकस मत करो अभी, तो ऐसा समझो कि आपको सिर्फ रीजन और जोन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो रीजन है, जैसे ये देखो कैलिफोर्निया, एशिया में देखो दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, देखो दिल्ली, दिल्ली के अंदर देखो जोन। तो जैसे रीजन का नाम क्या था, एशिया हाइफन साउथ टू दिल्ली, और जोन का नाम क्या है, एशिया हाइफन साउथ टू ABC। ऐसे ये भी पूछ रहे थे इंटरव्यू में कि रीजन का नाम एशिया हाइफन साउथ टू है, तो जोन का क्या नाम होगा बताइए, कंफ्यूज करने के लिए। एशिया हाइफन साउथ टू हाइफन ABC। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात यहां पर? चलो, अब देखो इनका जो स्ट्रक्चर है ना पूरा का पूरा डेटा सेंटर का, इनका जो पूरा का पूरा डेटा सेंटर का जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर से आपको हाईली एबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों चीज मिल जाती है, हाई एबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। हाई एबिलिटी क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, ये टर्म्स क्लियर कर देता हूं। हाई एबिलिटी का मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने अपना सर्विस जोन 1 में बनाया, उसकी रेप्लिकेशन जोन 2 में करा रखी है, तो कल को जोन 1 अगर क्रैश होता है ना, तो वो चीज आपकी हाईली अवेलेबल है जोन 2 में। ठीक है ना, तो
जोन 1 क्रैश हुआ तुरंत वो जोन 2 से आपको रिस्पॉन्स करने लगी, मतलब हाईली अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी आपकी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि गया तो नहीं मिल रहा। क्लियर। अब ड्यूरेबिलिटी टर्म्स क्या होती है? ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स भी क्लियर कर देता हूं। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज आपने रखी है इनके डेटा सेंटर के अंदर तो उसका ड्यूरेशन क्या है, कब तक रहेगा वहां पर। तो ड्यूरेबिलिटी अगर देखा जाए तो अनलिमिटेड है। हालांकि 100% नहीं बोलते ये लोग, 99.99% बोल के चलते, क्योंकि 100% कोई भी चीज सच नहीं होती। तो ऐसे इनकी हाई अवेलेबिलिटी भी जो है 99.99 है, ड्यूरेबिलिटी भी जो है 99.99 है, 100% कोई नहीं बोलता, है ना। तो हाई अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, कोई भी चीज रखो ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम तक कुछ भी चीज बनाओ उसकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। अगर क्रैश होती है तो विद इन सेकंड आपको अप मिल जाता है। हालांकि ड्यूरेबिलिटी हाई अवेलेबिलिटी आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब टॉपिक पे आएंगे। तो अभी सिर्फ ये समझाना था कि गूगल क्लाउड का आर्किटेक्चर, डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर समझो। क्लियर है यहां तक? चल, तो ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गूगल क्लाउड के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैसे बनाते हैं वो चीज डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक दोस्तों बाय बाय।